Hello viewers, welcome to Knock TV. I am going to teach you the next new poem that is a Sindhi woman. एक सिंध की एक औरत के ऊपर ये पोएम है and its writer is John Stallworthy. John Stallworthy was a British literary critic and poet. He was born in 1935 and died in 2014. इसके दौर में ही वर्ल्ड वार टू लड़ी गई। वर्ल्ड वार टू जो कि 1939 में शुरू हुई थी, 1945 में ख़त्म हुई थी। इसका जो बचपन के 10 साल है वो इसने वर्ल्ड वार टू देखी है। इसकी पोएम में इसके इम्पैक्ट भी नज़र आते हैं, जैसा कि आप इसकी पोएम पढ़ चुके हैं इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल। तो ये पोएम भी इसी की लिखी हुई है और ये 8 साल ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर भी रहे। और आइए देखते हैं इस पोएम में इन्होंने क्या लिखा है। इस पोएम पर हम करने जा रहे हैं क्रिटिकल एनालिसिस और कुछ नहीं, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस अगर आपने कर लिया तो आप इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी पैराफ्रेज, इसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बहुत इजी कर लेंगे। अगर आप पोएम को अंदर से समझ गए, पोएम के अंदर की बात समझ गए, व्हाट इज द आफ्टरमैथ ऑफ दिस पोएम, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, आप आंसर ना रटें, आंसर को याद ना करें, क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करें। एक पढ़ें इसको, इसमें जो आंसर है उस आंसर का आप क्वेश्चन बनाएं। अगर आप क्वेश्चन बना लेंगे तो आप आंसर भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको टेंसेस आपके सही होने चाहिए। बस टेंसेस आपके ठीक हैं, आप खुद से लिख सकते हैं, तो इसके क्वेश्चन आप खुद बनाएं और आंसर खुद आपको बनते चले जाएंगे। तो ये तब होगा जब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। खाली तर्जमा करने से, वर्ड मीनिंग करने से ये क्लियर नहीं होगी बात। तो क्रिटिकल एनालिसिस में हम क्या करेंगे? क्रिटिकल एनालिसिस में आपको पहले बताऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताए जा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, अब उसकी प्रैक्टिस यहाँ कर लेंगे हम। और दूसरा इसमें बताया जाएगा फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच भी आपको बता दिए गए हैं, लेकिन यहाँ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो आएगा, सिमली आएगी, सिमली को जो है डिफाइन करेंगे। अगर मेटाफर आएगा, मेटाफर को करेंगे। पर्सोनिफिकेशन आएगा, पर्सोनिफिकेशन को करेंगे। इसी तरह फिगर ऑफ स्पीच के बाद इसमें कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। और सिंबोलिज्म जो है ये पोइट्री की जान होती है, पोइट्री की रूह होती है, पोइट्री की एक जो है ना इससे इफेक्टिवनेस आती है पोइट्री में। तो वो जो इसमें आएंगे सिंबल, वो आपको इंशाल्लाह बताए जाएंगे। फिर इसमें रेफरेंसेस यूज होते हैं पोइट्री में। इसी में नहीं, हर पोइट्री में होंगे, हर पोएम में होंगे। रेफरेंसेस ये होते हैं कि जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि इसमें कुछ मिथ भी यूज हुई हैं, इसमें कुछ बिब्लिकल रेफरेंस भी यूज हुए हैं बाइबल के हवाले से, और इसमें कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंस भी यूज होते हैं। इसी तरह अगर आप इस्लामिक कल्चर पढ़ते हैं, इस्लामिक लिटरेचर पढ़ते हैं, उसमें आपको कुरानिक रेफरेंस मिलेंगे, उसमें आपको जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री के रेफरेंस मिलेंगे। तो ये रेफरेंस जो है वो वी हैव टू एक्सप्लेन द रेफरेंस टू मेक इट इजी फॉर यू। सो इसके साथ साथ एफोरिज्म अगर कोई यूज हुआ तो वो आपको बताया जाएगा वो क्या होते हैं। फिर एट द एंड ऑफ दिस लेसन आई विल टीच यू इट्स थीम। इसका थीम क्या है, इसका आफ्टरमैथ क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, राइटर जो है इस पोएम के थ्रू आपको क्या बताना चाहता है। और इसके वर्ड मीनिंग जो है वो तो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। वर्ड मीनिंग के लिए मैंने अलग से लिखना नहीं है, वर्ड मीनिंग आप पॉज करके सुन सकते हैं, मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। इसमें सिंबलिज्म कौन से हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे, क्योंकि एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता, कुछ डिराइव्ड मीनिंग होते हैं जो डिक्शनरी मीनिंग से हटकर होते हैं। वो यू हैव टू नो दैट मीनिंग टू अंडरस्टैंड द पोएम and its depth. So let us move towards the poem. The first stanza is barefoot through the bazaar. Barefoot, नंगे पांव। Bare कहते हैं empty को, खाली को। Where there is nothing, कुछ ना हो जहां। जब हम कहते हैं the tree was almost bare, इसका मतलब है दरख्त के ऊपर कोई पत्ता नहीं था। Almost bare मतलब दरख्त खाली था तकरीबन। there were no leaves and no fruit at all. तो नंगे पांव उसने, राइटर जो था ना,
राइटर ने देखा है कराची की एक गली में खड़ा है वो, कराची की एक गली में एक सिंधी वुमेन गुजर रही है, उसके सर के ऊपर एक जार रखा हुआ है, एक पिक्चर रखा हुआ है, एक मटका रखा हुआ है, और शायर ने उसको देखा है, वो नंगे पांव जा रही है, और उसी को उसने एज इट इज फर्स्ट लाइन में लिख दिया है, फर्स्ट वर्स में लिख दिया है। तो ये पहले स्टैंजे में क्या है कि बेयर फुट, नंगे पांव, बेर मैंने कहा ना एम्प्टी, खाली, फुट उसने देखे दो पांव होते हैं, और फुट सिंगुलर है, इसकी जमा होती है फीट ज्यादा, लेकिन उसने फुट यूज किया है। क्यों यूज किया है? इसलिए उसने प्रोटोटाइप यूज किया है। प्रोटोटाइप होता है कि एक फर्स्ट नजर में देखकर जो आप एक्सप्रेशन देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अनइंटेंशनली आप बोलते हैं, आप बगैर सोचे बोलते हैं, आपके मुंह से फौरन निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक कैट आ रही है, आप देखते फौरन कहेंगे बिल्ली, तो आपने बिल्ली ही बोला है, उसके बाद आप देखेंगे बिल्ली है कि बिल्ला है, बच्चा है कि बड़ा है, ब्लैक है कि वाइट है, वो बाद की बात है। जो डायरेक्ट आपके मुंह से बात निकलती है दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। उसने भी देखा, उसने कहा वो नंगे पांव। तो इसी तरह आप एलिफेंट देखते हैं, आपके मुंह से डायरेक्ट निकलेगा हाथी। तो हाथी क्यों नहीं निकला आपके मुंह से? इसलिए कि आप प्रोटोटाइप बोल रहे हैं, आप बगैर सोचे समझे बोल रहे हैं, आपको वो जो भी है एक उसकी रिकॉग्निशन के लिए वर्ड आप यूज कर रहे हैं, कैट है या हाथी है या बिल्ली है या कुत्ता है। आप कुत्ती क्यों नहीं बोलेंगे? आप कुत्ता ही बोलेंगे डॉग को। हो सकता है वो कुतिया हो, बिच हो, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। आप बाद में देखेंगे कि ये क्या है। तो जो फर्स्ट एक नजर में देखकर बात आपके मुंह से निकलती है दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। तो यहाँ पे उसने प्रोटोटाइप यूज किया है, उसने देखा है नंगे पांव, उसने कहा नंगे पांव, तो पांव उसने एज अ सिंगल यूज किया है, दोनों को मिला के एक। तो नंगे पांव थ्रू होता है में से, प्रेपोजिशन है ये, और दी आर्टिकल है, बाजार नाउन है। बाजार के अंदर से, थ्रू मतलब में से, थ्रू, बाजार के अंदर से नंगे पांव, बाजार के अंदर से नंगे पांव जा रही है, वो आगे बात आएगी। एंड और विद साथ प्रेपोजिशन है, दी आर्टिकल है, सेम एडजेक्टिव है, अनडुलेंट भी एडजेक्टिव है, ग्रेस यहाँ नॉन यूज हुआ है। ग्रेस का एडजेक्टिव भी यूज होता है, लेकिन यहाँ एज ए नॉन यूज किया है। इसका मतलब है ब्यूटीफुल वॉक, ब्यूटीफुल गेट, खूबसूरत चाल जिसे हम कहते हैं ना। गो होता है ना, गो वर्ब है, गो वेंट गॉन, गो वर्ब है, इसका नॉन बनता है गेट, इनके चाल, GAIT गेट, गेट मीन चाल। एक GATE गेट होता है डोर, दरवाजा, बड़ा दरवाजा, लेकिन हम बात कर रहे हैं चाल की। तो ग्रेस का मतलब यहाँ क्या है? गेट, GAIT गेट, चाल। तो अंडरवर्ड कहते हैं ऐसी चाल जिसमें एक लहर पाई जाए, वेव, जस्ट लाइक वेव। व्हेन यू पुट अ स्टोन इनटू द लेक, पानी में जब आप पत्थर फेंकते हैं, इट क्रिएट्स वेव्स, लहरें पैदा होती हैं। तो कह रहा है उसकी चाल जो है वो लहरें बना रही है। लहरों को आगे उसने ना सिंबलाइज किया किसी और चीज के साथ। देखिए किसके साथ किया है? एज द क्लॉथ। देखिए क्लॉथ के साथ दी लगाया है, लेकिन क्लॉथ के स्पेलिंग देखें ई नहीं है। इट मीन कि अनसिला कपड़ा है। अनसिला कपड़ा क्या हो सकता है? दुपट्टा हो सकता है, चादर हो सकती है जो उसके ऊपर होती है, जिसके साथ उसने अपना चेहरा ढांपा हुआ है, वेल, पर्दा। ब्लोन थर्ड फॉर्म वर्ब की है, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, लेकिन यहाँ एज ए एडजेक्टिव काम कर रही है, क्योंकि थर्ड फॉर्म वर्ब की एडजेक्टिव भी काम करती है, जेरंड भी काम करती है। तो ये यहाँ पे ब्लोन आया है, किसके लिए आया? क्लॉथ के लिए आया है। तो क्लॉथ क्या है? नाउन है। तो कपड़ा उड़ता है बैक, पीछे की तरफ, फ्रॉम से, हर फेस, उसके चेहरे से। यानी कि सिंधी वुमेन, सिंधी कल्चर अगर आप देखें तो चादर के साथ, दुपट्टे के साथ वो चेहरा ढांपते हैं या नाक के ऊपर कपड़ा रखते हैं। तो उसने कहा है जब हवा चलती है तो वो कपड़ा पीछे को उड़ता है, जब कपड़ा पीछे को उड़ता है तो हवा के साथ एक लहर, वेव बनाता है, उसमें एक लहरें पैदा होती हैं, वेव्स पैदा होती हैं। और जिस तरह कपड़े में वेव्स पैदा होती हैं, उसी तरह उसकी चाल में, यहाँ देखिए ग्रेस, ग्रेस कहते हैं चाल को, ब्यूटीफुल वॉक, ब्यूटीफुल गेट, खूबसूरत चाल में भी कहता है वैसी वेव्स पैदा होती हैं। अंडोनेट का मतलब होता है वेवी चाल, जिस चाल में लहरें पाई जाएं, जिस चाल में एक रिदम पाया जाए।
तो कह रहा है कि उसकी चाल जो है जिस तरह कपड़ा मुंह से पीछे को उड़ता है और हवा के साथ वो वाइब्रेशन करता है, हवा के साथ वो अप्स एंड डाउन होता है, राइज एंड फॉल होता है, इसी तरह उसकी चाल में भी राइज एंड फॉल है, चाल में भी उसके एक रिदम पाया जाता है। उसको उसने कहा है अंडुलेंट, इनके वेव से वेवी, वेव की तरह का, लहरदार। तो अब फिर दोबारा इस पूरे का देख लें आप कि जिस तरह उसके चेहरे से कपड़ा उड़कर पीछे लहरें बनाता है, उसकी चाल में भी इसी तरह अंडुलेंट है, इस तरह लहरें हैं। क्लियर? नेक्स्ट, शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार, और वो जा रही है, ग्लाइड भी फिर वॉक आ गया। देखिए वॉक जाना, जाने के लिए कितना आया है चीजें, एक पहले आई है ग्रेस, इसका माना भी जाना, वॉक मतलब चाल, इसका माना भी चाल, वो चलती है, ये वर्ब आया है, वो नाउन था। शी ग्लाइड, शी प्रोनाउन है, ग्लाइड वर्ब है, कौन सा वर्ब है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वो चलती है विद साथ अ स्टोन जार, एक स्टोन का जार उसने उठाया हुआ है। कहाँ उठाया हुआ है? हाई ऑन आवर हेड, अपने सर के ऊपर। स्टोन जार, स्टोन जार को देखें, स्टोन तो पत्थर होता है, जार मर्तबान होता है, लेकिन यहाँ दोनों मतलब नहीं है। स्टोन का मतलब कोई भी, देखिए एक आप पिक्चर लेते हैं एक पोटर से, तो एक पोटर जो है दैट मेक्स पिक्चर्स एंड देन पुट इट इनटू द ओवन और किलन, और जिसे हम कहते हैं फर्नेस, भट्टी, किलन या भट्टी, वो बर्तन पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाकर किलन में रखता है ना, आवी जिसे कहते हैं, फर्नेस जिसे कहते हैं, उसमें रखता है, फिर वो पक जाते हैं, उसी को भी हम स्टोन कहते हैं। और जार से मुराद यहाँ पिक्चर है, पिक्चर भी मटका, घड़ा, उसने सर के ऊपर एक घड़ा उठाया हुआ है। और शी ग्लाइड, और वो चलती है। अच्छा ग्लाइड देखें, चलना की तो वॉक भी होती है, चलना की तो गो भी होती है, लेकिन चलती कैसे है उसकी इंग्लिश अलग होती है। और मैंने आपको बताया था कि जो राइटर होता है, जो पोएट होता है, वो ऐसा वर्ड ढूंढता है, ढूंढ के लाता है जो वही मीनिंग दे जो वहां एग्जैक्ट फिट बैठते हैं। उसकी चाल को शो करने के लिए उसने ग्लाइड लगाया, वो स्लिप होती जाती है, बड़ी जिसे कहते हैं स्टेडली चलती है, क्योंकि चलने में अगर थोड़ी सी स्टैगरिंग हो, वाइब्रेशन हो, या चला ना जाए, टायर्डनेस महसूस हो, तो फिर उसको हम ग्लाइड नहीं कहेंगे। ग्लाइड्स का मतलब ही ये है कि वो स्टेडली जा रही है, उसको कोई थकन, टायर्डनेस महसूस नहीं हो रही, देयर इज नो स्टैगरिंग इन हिज गेट, इन हर गेट, उसकी चाल में कुछ स्टैगरिंग नहीं है। तो वो जाती है विद स्टोन जार, उसके सर के ऊपर एक मटका है, हाई ऑन हर हेड, उसके सर के ऊपर, हाई एडजेक्टिव है, ऑन प्रपोजिशन है, हर प्रोनाउन है, हेड जो है ये क्या है? नाउन है, नाम है। उसके सर के ऊपर एक मटका है और वो एक स्टेडली चाल के साथ जा रही है। उसकी चाल में जो है ना अप्स एंड डाउन्स नहीं है कि एक कदम बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ये टायर्डनेस की वजह से होता है, लेकिन उसको टायर्डनेस है नहीं, तो इसलिए उसने वर्ड ग्लाइड लगाया, स्लिप होती जाती है, यूं कहने के जस्ट लाइक डांसर्स फीट, तो ये उसने यूज किया है। फिर एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड। अच्छा ये देखिए, ये TRED ट्रेड, इसको ट्रेड पढ़ना है, ट्रीड नहीं पढ़ना, तो इसलिए ये वर्ब है, लेकिन यहां एज ए वर्ब नहीं आया, यहां एज ए नाउन यूज हुआ है। नाउन कैसे मुझे पता चला नाउन है? इसलिए कि दी हर के साथ आया है, हर जो है प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है? पोजेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन आता ही नाउन के साथ है। तो यहाँ ट्रेड चाल, ये भी चाल के लिए आया है, ट्रेड भी चाल के लिए आया है, ग्लाइड भी चलने के लिए आया है, ग्रेस भी चाल के लिए आया है। तो उसने कहा है कि एंड नॉट अ रिपल। देखिए जब सर पे मटका उठाया हो और जा रहा हो, तो टायर्डनेस की वजह से, थकन की वजह से उसके पाँव में थोड़ी सी लफ्जिश आ जाती है, लड़खड़ाहट आ जाती है, उसके पाँव में स्टैगरिंग आ जाती है। तो ज़ाहिर है सर पे वजन उठाया हुआ है, थोड़ा सा चंद कदम चलने के बाद कदम लड़खड़ाने लगते हैं, वाइब्रेशन आती है उनमें, लेकिन वो कह रहा है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए एंड नॉट अ रिपल, एक हल्की सी भी रिपल नहीं है, रिपल फिर लहर को कहते हैं, रिपली, लहरदार, कहता हल्की सी भी लहर नहीं उसके अंदर, इन हर ट्रेड, उसकी चाल में, उसकी चाल में हल्की सी भी रिपल नहीं है, हल्की सी भी लहर नहीं है, हल्की सी भी जो है ना लड़खड़ाहट नहीं है, स्टैगरिंग नहीं है।
यानी स्मूथली चलती जा रही है। तो ये पूरे के पूरे में बात बताई गई है, उसने सर पे मटका उठाया है और स्मूथली जा रही है और उसमें कोई टायर्डनेस की कोई साइन नहीं है और कोई ऐसे साइन नहीं है कि वो जो है वो स्टैगरिंग कर रही है, उसकी टांगें कांप रही हो वजन के साथ। ठीक है, अब देखें यहाँ ये पहला स्टैंजा आपका खत्म हो गया। पहले स्टैंजे में क्या आया है? पहले स्टैंजे में ये सिर्फ यही है कि नंगे पांव है। अब मैं इसके बताता चलूं कि नंगे पांव उसने क्यों कहा उसको, इसलिए कि गुर्बत है। तो ये गरीब और सर पे जो उसने स्टोन जार उठाया हुआ ये भी गुर्बत की है, तो अपना काम खुद कर रहे हैं। लेकिन दूसरा स्टैंजा पहले देखते हैं, उसके बाद सिंबोलिज्म इसके बताता हूँ आपको मैं। अब ये पहला स्टैंजा है, उसने गर्ल को देखा है, वुमेन को देखा है, वो जा रही है, सर के ऊपर जार है, पिक्चर है, घड़ा है, मटका है, लेकिन वो स्मूथली जा रही है, उसको वजन की कोई परवाह नहीं है। अब राइटर कहीं खड़ा है, पोएट कहीं खड़ा है, वो वाचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, वो उसको देख रहा है। इंग लग गया ना, इंग लग गया, इसका मतलब इसको कंटिन्यूस हो रहा है, कहीं देख रहा है उसको। कहाँ देख रहा है हमें नहीं बताया उसने, कहीं खड़ा होगा कोने शोने में, कॉर्नर में। तो वाचिंग हर उसको देख रहा है, वाचिंग हर क्रॉस। अच्छा, क्रॉस यहाँ नोन भी होता है, वर्ब भी होता है, यहाँ एज ए नोन आया है। क्रॉस पार करते हुए, इरेक्ट, इरेक्ट जो है ना ये क्रॉस के लिए आया है और ये एडजेक्टिव है, क्योंकि जो नोन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो इरेक्ट होता है बिल्कुल सीधा, यानी कि एक स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट भी सीधा होता है, इरेक्ट भी सीधा होता है। इरेक्ट कहते हैं ऊपर को सीधा, जिस तरह एक पोल होता है या एक बिजली का खंभा होता है, इलेक्ट्रिक पोल होता है। और स्ट्रेट कहते हैं स्ट्रेट लाइन जो होती है, सीधी लाइन। तो दोनों का मतलब स्ट्रेट है, मैंने आपको बता दिया। इरेक्ट का किस माने में लेते हैं हम लोग और स्ट्रेट को किस मीनिंग में लेते हैं, उसने क्या लिया वो भी आपको बताता हूं मैं। वाचिंग, मैं देख रहा हूं कह रहा उसको, उसको क्रॉस करते हुए सीधा, वो सीधा रोड पार कर रही, मैं उसको देख रहा हूं। इरेक्ट मैंने बताया ना, स्ट्रेट सीधा। अच्छा, अब जो रोड वो पार कर रही ना, उसके रोड में रोड साफ सुथरी नहीं है, क्योंकि फिर मैंने बताया ना कि गरीब इलाका है और पुअर लोग रहते हैं। तो उस जो रोड पार कर रही, उसकी रोड के ऊपर क्या कुछ पड़ा हुआ है, कुछ गंद बला पड़ा हुआ है। उसमें एक उसने कहा स्टोन्स पड़े हुए हैं, पत्थर। ऐसे नहीं कि किसी ने वहां ट्रॉली फेंकी हो पत्थरों की, ऐसा नहीं है। पत्थर जिस तरह गंदगी के साथ होते हैं कि रोड रफ है, खराब रोड है, ये मतलब है रोड जो है तोड़ फोड़ कर टूटी फूटी हुई है, रफ रोड है। फिर उसने गार्बेज पड़ा हुआ है। गार्बेज कहते हैं डोमेस्टिक लिटर को, जो घरेलू कूड़ा कचरा होता है उसको गार्बेज कहते हैं, और वो गार्बेज भी गली में पड़ा हुआ है। फिर उसने कहा है एक्सक्रीमेंट, एक्सक्रीमेंट कहते हैं जो एनिमल्स का और मैन का जो होता है ना, स्टूल या डंग, गोबर, उसको कहते हैं एक्सक्रीमेंट, वो भी वहां पड़ा हुआ है रोड के ऊपर। एंड क्रम्स, क्रम, इसमें बी जो है वो साइलेंट होता है, क्रम्स बोले, क्रम्स, बी साइलेंट है। क्रम्स, क्रम्स कहते हैं पीसेस, किस चीज के पीसेस? ऑफ ग्लास, ग्लास के पीसेस, ग्लास के पीस। क्रम्स का मतलब ब्रेड के पीसेस भी हो सकते हैं, और यहां उसने कहा है ग्लास के पीसेस, ग्लास शीशा। तो उस रोड के ऊपर जो वो रोड पार कर रही है, उसके ऊपर ये कचरा पड़ा हुआ है, पत्थर पड़े हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ है, डंग पड़ा हुआ है, और साथ साथ शीशे के कचरे, शीशे के पीसेस भी पड़े हुए हैं। और वो नंगे पांव, देखें जरा, नंगे पांव और साथ ये भी पड़ा हुआ है। इन द कराची स्लम, ये सारा कुछ कहाँ है? इन द कराची स्लम। इन प्रेपोजिशन है, दी आर्टिकल है, कराची स्लम्स। देखें कराची के साथ दी नहीं कभी लगा, जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना उनके साथ दी नहीं लगता होता, लेकिन यहां दी लगा है। क्यों लगा है? ये कराची के साथ लगा ही नहीं है, ये लगा है स्लम्स के साथ। और कराची यहाँ एज अ एडजेक्टिव आया है, एज एन एडजेक्टिव। कराची स्लम, कराची की गलियां, कराची नहीं, अगर कराची होता तो दी यहाँ गलत था। इन दी कराची स्लम, कराची की उन भीड़ वाली गलियों में, क्राउडेड स्ट्रीट में, उसने कहा है ये कुछ पड़ा हुआ था, स्टोन पड़े हुए थे, गार्बेज पड़ा हुआ था, एक्सक्रीमेंट पड़े हुए थे, और क्रम्स पड़े हुए थे ग्लासेस के। कहां पड़े थे? कराची, कराची की क्राउडेड एंड डर्टी स्ट्रीट के अंदर, जिसको वो पार कर रही थी। अब यहां बात उसने बता दी है पूरी, बस यहां इतनी वो पॉइंट यहां खत्म हो गई है। इतनी बात करके अब आगे जो है ना राइटर अपनी बात कर रहा है कि मैंने क्या फील किया। यहां देखें, बस यहां पॉइंट की बात पूरी होगी।
अब राइटर की अपनी थोड़ी शुरू हो गई है, वो कहता है आई, देखिए आई के बाद कॉमा है, विद माई स्टूप, फिर कॉमा है। अब इसको विद माई स्टूप को छोड़ दें, अब देखिए आई रिफ्लेक्ट, मैंने सोचा या मैं सोचता हूं, मैंने सोचा, मैंने ख्याल किया, रिफ्लेक्ट होता है मेरे दिल में रिफ्लेक्शन आई, मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे दिल में ख्याल आया, ये बात है। लेकिन उससे पहले बीच में उसने एक और बात कर दी है। जब इसी आई को उसने एक्सप्लेन किया, मैं अपनी हालत उसने बता दी है, व्हाट इज माई कंडीशन, कंडीशन मेरी ये है विद माई स्टूप, स्टूप कहते हैं झुका होना। झुकना दो तरह से होता है, बेंड भी होता है, वी बेंड बिफोर गॉड, हम खुदा के आगे झुकते हैं, लेकिन स्टूप नहीं लगाएंगे हम। बेंड होता है जब खुद से हम झुकते हैं, ठीक है, और स्टूप होता है जो अल्लाह ताला झुका देता है, बिकॉज ऑफ ओल्ड, या बुढ़ापे की वजह से या वीकनेस की वजह से ऐसी आती है कि आदमी की कमर झुक जाती है, आदमी की कमर झुक जाती है, उसको हम स्टूप कहते हैं। या जो ट्री की ब्रांचेस नीचे झुक जाती हैं बिकॉज ऑफ फ्रूट, फ्रूट की वजह से, उसको भी हम स्टूप कहते हैं। फिर कुछ लोगों की जो मोस्टिच होती हैं, जैसे हॉगन है, एक रेसलर है, उसकी मूछें नीचे को ऐसे हैं, तो ऐसे नीचे को मूछे वाले को भी जो है ना स्टूप कहते हैं, स्टूप मोस्टिच, नीचे झुकी हुई मूछों वाला। तो झुकना जो है इस सेंस में यहाँ स्टूप है, यानी जो राइटर है उसकी कमर झुक गई है, वो बूढ़ा हो गया है, वो कहता है मैं अपनी झुकी हुई कमर के साथ ये सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, बीच में उसने कहा है कि मैं अपने कमजोरी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, मैं अपनी झुकी हुई कमर के साथ ये सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, जो सोचता हूँ यही इस पोएम का थीम है। और ये यहां से लेकर यहां तक इस पोएम का थीम है, थीम ये है, मैं सोचता हूँ, ये सोचता हूँ, दैट स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, जो लोग सीधे खड़े होते हैं, नहीं जिन लोगों की, जो लोग हेल्दी हैं, द स्टैंड वो खड़े होते हैं, मोस्ट स्ट्रेट बिल्कुल सीधे, कौन सीधे खड़े होते हैं, ये हु लर्न जो सीख जाते हैं, टू वॉक चलना, बीनीथ नीचे, अंडर अ वेट वजन के नीचे, जो वजन बर्दाश्त करके चलना सीख जाते हैं वो लोग सीधे खड़े होते हैं। मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूं आपको, दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं। कौन, हु जो, अच्छा यहाँ हु ना दो काम कर रहा है, हु ने प्रोनाउन का काम भी किया है, कंजंक्शन का काम भी किया है, इसलिए कि वर्ब आया है स्टैंड, नीचे वर्ब आया है लर्न, दो वर्ब जब आते हैं एक सेंटेंस के अंदर तो वो नहीं आ सकते, अगर आएंगे तो कंजंक्शन के साथ आएंगे, कंजंक्शन के साथ आएंगे तो उनका अपना प्रोनाउन, अपना उनका एक सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब अगर है तो साथ सब्जेक्ट भी तो होगा ना, वर्ब अकेला तो आ नहीं सकता। तो अब इसका, इस स्टैंड का तो सब्जेक्ट मिल गया दे, इस लर्न का सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये हु ही है, हु ने डबल काम किया है, एक हु ने सब्जेक्ट का काम भी किया है और साथ साथ हु ने कंजंक्शन का काम भी किया है, इसलिए इसे कहते हैं प्रो कंजंक्ट, प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन भी है। तो लर्न जो सीख जाते हैं, टू वॉक का इन्फिनिटिव है, टू के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो इन्फिनिटिव ही होता है, तो हु लर्न जो सीख जाते हैं, टू वॉक चलना, बीनीथ नीचे, अंडर बिलो जो नीचे चलना सीख जाते हैं, किसके नीचे, वजन के नीचे, यानी जो मुश्किलात बर्दाश्त करना सीख जाते हैं उनकी जिंदगी इजी हो जाती है। सीधे लफ्जों में मैं आपको बता दूं कि जो मुश्किलात, वेट से मुराद है दुनिया का वेट, अपनी परेशानियों का बोझ, जो ये लोग बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, कहते हैं दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, वो झुकते नहीं मेरी तरह, क्योंकि उसने अपनी एग्जांपल पहले ऊपर दे दिया ना। तो ये तो था बेटे इसका उर्दू तर्जमा जो मैंने आपको कराया, साथ साथ मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया और मैंने लिख भी दिया है। अब इसके अंदर कुछ जो सिंबोलिज्म है वो क्या क्या है, देखिए सिंबोलिज्म में ये होता है कि उसने कहा रोड पार कर रही है, रोड जो है ना ये जिंदगी की रोड को कहा गया है, कि जब इंसान पैदा होता है अल्लाह ताला उसको ट्रैक पे डाल देता है, हर बंदे का अपना अपना ट्रैक है, किसी का छोटा ट्रैक है, स्मॉल है, किसी का दूर तक जाता है, किसी और दूर जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है, उस ट्रैक में क्या कुछ आता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, खुशियां क्या क्या आती हैं, गमियां क्या क्या आती हैं, वो सारा उसको ही हैज टू फेस ऑल दिस। फिर उसने एक और बात यूज की है कि क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस कर रही है, मतलब शी इज स्पेंडिंग हर लाइफ, जिंदगी गुजार रही है, वो जिंदगी कैसे गुजार रही है, विद द पिक्चर ऑन हर हेड, सर के ऊपर पिक्चर रखकर, यानी अपना बोझ खुद उठाकर, दुनिया में हर बंदे को अपना बोझ खुद उठाना होता है, और उस बोझ के साथ साथ
वो गरीब भी है, नंगे पाँव है ना, और ये कह रहा है कि उसने जिंदगी का बोझ उठाकर अपनी जिंदगी गुजार रही है वो। लेकिन साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज लगाया उसने, रेक्ट, सीधा। तो सीधे के दो तीन मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि वो रोड सीधी पार कर रही है, दूसरा है कि वो सीधा जा रही है, और इसमें जो और मीनिंग निकलता है वो निकलता है कि वो सीधी राह पे जा रहा है। जो बंदा सीधी राह पे जाता है, हक की राह पे जाता है, सच की राह पे जाता है, ही हैज टू फेस द म्यूजिक, ही हैज टू फेस द प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ। जिंदगी में उसको परेशानियां होती हैं। तो वो भी ऐसी है कि जब वो रेक्ट जा रही है, सीधी जा रही है, सीधे राह पे जा रही है, तो उसके रास्ते में क्या है, उस रास्ते में ये आया है, उसके रास्ते में स्टोन्स भी आएंगे, स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स। ये जिंदगी में आने वाली परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, हर्डल्स हैं, फेंसेस हैं, जो उसको रास्ते में तंग करते हैं। लेकिन वो क्या है कि वो उसने का अंडुलेंट ग्रेस के साथ जा रही है, ग्लाइड जा रही है, उस पर रिपल कोई नहीं है, यानी वो मुश्किल मिजाज है, वो स्ट्रेटली जा रही है, उसको कोई परेशानियों की परवाह नहीं है। क्यों? कि उसने परेशानियों को बर्दाश्त करना सीख लिया है। यही तो राइटर कहता है। तो जो बंदा परेशानियां, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाता है, फिर वो खुशहाल जिंदगी गुजारता है। तो यहाँ वो गरीब भी है, बेयर फुटेड बता रहे हैं गरीब है, सर पे जार रखा हुआ बता रहे हैं कि वो गरीब है, स्लम्स बता रहे हैं कि गरीब इलाके में रहती है, लेकिन इसके बावजूद वो खुश है। और जो उसका वजन है ऊपर है, रास्ते की रुकावटें हैं, ये बताती हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी जो है फूलों की सेज नहीं है। फिर उसने एक और लगाया, बाजार आया यहाँ, इसका मतलब होता है दुनिया का बाजार, दुनिया जिसमें आप रह रहे हैं, वेयर यू आर लिविंग, जिसमें आप रह रहे हैं वो ही है। और इसके अलावा एक और चीज आई है कि जो उसके फेस है, देखिए उसने फेस है ना, फेस उसके कल्चर को शो करता है। चूंकि सिंधी वुमेन अगर आप देखें तो वो कपड़ा अपने मुंह के आगे रखते हैं हाफ, और दूसरा दे ब्रिंग वाटर फ्रॉम फार दूर दराज से पानी लेके आती है वो अपने सर के ऊपर रखकर। तो इसी कल्चर को उसने यहाँ दिखाया है। तो अब आपने इसको पढ़ने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई मसला हो, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और अगर कुछ और बात ग्रामर के हवाले से हो, पोइट्री के हवाले से हो, लिटरेचर के हवाले से हो, आप वो भी पूछ सकते हैं। अब इसको पढ़ने के बाद आप बताएं इसका थीम क्या हो सकता है। एक थीम तो यही मैंने आपको बता दिया है ना, दे स्टैंड मोर स्ट्रेट हु लर्न टू वॉक, जो सीख जाते हैं वजन बर्दाश्त करना, जो कमांडो बन जाते हैं, ये कह लें जो कमांडो बन जाते हैं, फिर उनको मुश्किलात उनके लिए नहीं रहती। एक तो ये इसका थीम है। दूसरा थीम मैंने और लिखा है आपके लिए, वो ये है कि दोज हु बियर द बर्डन ऑफ लाइफ, जो जिंदगी का बोझ बर्दाश्त करते हैं, एंड कैरी इट्स हार्डशिप्स, और इसकी तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, थ्रू लाइफ, जिंदगी में क्या होता है उनके साथ, फिर वो रिमेन हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट। फिर वो कहते हैं हेल्दी भी रहते हैं और स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं, फिर वो स्ट्रेट भी रहते हैं। फिर मैंने कहा ना, जो कमांडो जब कमांडो बन जाता है, मुश्किलात बर्दाश्त करते करके फिर उसके लिए मुश्किलात नहीं रहती। एक इसका ये थीम है। एक और इसका है, पेटी जर्क्स कैन नॉट शेक एंड डिस्टर्ब देयर लाइव्स। ऐसे लोग जो हैं जो जिंदगी में आने वाले छोटे छोटे जर्क्स कहते हैं परेशानियों को, झटके, परेशानियां, तकलीफें, दुख तकलीफ, डिप्रेशंस, ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, पेटी जर्क्स, छोटे छोटे जो मसले उनको आते हैं ना जिंदगी में, कैन नॉट शेक एंड डिस्टर्ब, उनकी जिंदगी को वो शेक नहीं कर सकते, उनकी जिंदगी को हिला नहीं सकते, वो उनकी जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते वो, क्योंकि दे हैव लर्न हाउ टू स्पेंड लाइफ अंडर द वेट, इस वजन के नीचे वो जिंदगी गुजारना वो सीख चुके होते हैं। इतनी परेशानियां उनके लिए कोई मसला नहीं होता। और एक और इसका जो है ना वो थीम निकलता है, वो ये है, अ ग्लिम्प ऑफ सिंधी कल्चर एंड कराची स्लम कैन बी सीन थ्रू द पोएम। इस पोएम के द्वारा, इस पोएम के थ्रू आप क्या देख सकते हैं, कराची की जो क्राउडेड एंड डर्टी गलियां, आपको उसका कराची का एक कल्चर नजर आएगा, गंदगी का या क्राउडेड एरिया हैं। और साथ साथ आपको सिंधी कल्चर जो उसने कपड़ा लिया है,
जिस तरह वो जा रही सर पे उठा के, अगर आप देखें उनकी मूवीज देखें तो सिंधी वुमेन ऐसी दूर दराज से पानी लेने जाती हैं, ऐसी सर पे मटके ठाए होते हैं, ऐसी उन्होंने पल्लू जो है मुंह के आगे किया होता है, ऐसी पीछे हवा के साथ उड़ रहा होता है। तो ये चीज जो है ना ये हमें नजर आ रही है इस पोएम में। और लास्ट में उसने ये एक और इसका थीम मैंने आपको लिए दिया है, अ सिंधी वुमेन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द वर्किंग वुमेन। सिंधी वुमेन जो है ना ये वर्किंग वुमेन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी एक नुमाइंदा है, क्योंकि जब से दुनिया बनी है औरत और मर्द शाना मशाना काम करते आए हैं। औरत जहां भी है, जैसी भी है, पहाड़ों पे रहती है, गांव में रहती है, गांव में रहती है तो वो भी खेतों में काम करती है। अगर पहाड़ों पर रहती है तो वो भी अपने खामद के साथ, अपने मियाँ के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है ना वो उनका हाथ बटाती काम में। अगर वो ऑफिस में काम करती है, शहर में रहती है, पढ़ी लिखी, तो उस जैसा काम करती है। अगर वो किसी जिप्सी कोई है, अगर वो जिप्सी है तो वो भेड़ बकरियां चराती है। किसी भी शक्ल में औरत जो है वो शुरू से इंसान के साथ, आदमी के साथ, अपने खानदान के साथ कनेक्टेड रही है, काम करने में रही है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि वो भी सिंधी वुमेन है, अनपढ़ है तो वही काम करेगी जो वो कर सकती है, करेगी जरूर। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव है जो वर्किंग वुमेन उनकी है, उनकी रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस तरह एक थीम जो है ये आपके लिए निकलेंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले बताया है कि आपने याद नहीं करने, इसका एनालिसिस करें आप, इसकी आप जो है ना इसकी डेप्थ में जाएं। आप डेप्थ में जाएंगे तो क्वेश्चन आपके खुद आगे चलते जाएंगे। तो inshallah I'm sure you would have learned this poem very well. So thank you very much for watching my video till last. Thank you very much.